हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट 19। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंस ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 148 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसकी इंडिपेंडेंट ऑफिस के बारे में बतलाता है? ठीक है, ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, आपको आंसर करना जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आंसर कर दिया होगा। तो आर्टिकल 148 जो रिलेटेड है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, अब सुनिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG भी बोलते हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये एक्चुअली देखता है कि पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, जो जो भी टैक्स वगैरह का जितना भी पैसा वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो ये देखता है कि पैसे वगैरह कहाँ पे खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि सब हिसाब किताब यही रखते हैं। तो इसी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, तो यही हेड होते हैं किसके? यही हेड होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको बोला जाता है। और इनको कौन से आर्टिकल के तहत ये किया जाता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 148। ठीक है, अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल क्या होता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कैग में और AG में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। AG क्या करता है? AG जो होता है, यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है, वो लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, जो लीगल मैटर्स को साथ डील करता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। और कैग जो हुआ वो क्या होता है? कैग जो होता है वो पैसे का देखभाल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोलते हैं। विच ऑफ द विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? स्ट्रिप अप बोन, हिप बोन, फोर आर्म बोन या रिप बोन? ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? ठीक है, तो बात करें हिप बोन की, तो हिप बोन सबसे बड़ा बोन होता है, इसको ये सबसे बड़ा बोन होता है। ठीक है, रही बात छोटे बोन की, तो वो हो जाएगा स्टीयर अप बोन। ठीक है, इसका अलग नाम भी है, स्टेप्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टीयर अप को भी स्टेप्स भी बोलते हैं। हमारे कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं। क्या है? मीलस है, जिसको हेमर बोलते हैं, इनकस है, जिसको एनवीविल भी बोलते हैं, और स्टेप्स यानी स्टेरअप बोलते हैं, जो सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो जो भी कान में जो भी हम लोग आवाज़ सुनते हैं उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। ठीक है, ये तीनों हड्डियां जो हैं वो साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ कहाँ पे होते हैं कान में। कान का जो आउटर पार्ट है वो देखिए, वो उसमें पीना होता है। ठीक है, और ईयर ड्रम होता है। ये कान का हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। मिडिल मिडिल ईयर की बात करते हैं, 3 हड्डियां होती हैं, जिसको बोलते हैं मेलस, स्टेप्स और इनकस। सबसे छोटी जो हड्डी है वो है स्टेप्स। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये वाला जो हड्डी है वो है स्टेप्स है। ठीक है, बाकी कोकिला होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स होते हैं, जो सिग्नल्स को, जो साउंड है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है, और ये ऑडिटरी नर्व है, जिसके थ्रू, ये ऐसा नर्व है जो जो ब्रेन से हमारा कनेक्टेड है। इसी के थ्रू हम किसी साउंड को सेंस कर पाते हैं, या साउंड को पहचान पाते हैं। ब्रेन तक मैसेज जाता है तभी, और यही यही जो ऑडिटरी नर्व है, इसी के थ्रू मैसेज जाता है। ठीक है, हु इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेजिनेंस? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा महात्मा फुले या MG रानाडे? फादर ऑफ इंडियन रेजिनेंस किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन रेजिनेंस बोला जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावरी? ठीक है, तो सिंपल सा अगर पूछता कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो ये हो जाता महानंदा, सॉरी, गंगा,
बट क्योंकि पूछा है पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये हो जाएगा गोदावरी। ठीक है। गिव हार्डनेस टू स्टील, स्टेनलेस स्टील, जिंक, कार्बन, लीड, टिन। तो इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील जो है वो हार्ड होता है? ठीक है। स्टेनलेस स्टील सुने होंगे जिसमें जंग वगैरह नहीं पकड़ता है। ठीक है, हम लोग खिड़की वगैरह भी बनाते हैं स्टेनलेस स्टील से, जो वाइट कलर का दिखता है बहुत ज़्यादा और अच्छा भी दिखने में लगता है और जो उसमें जंग नहीं पकड़ता है। तो बोला गया कि इसमें हार्डनेस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या मिलाना पड़ता है? जिंक, कार्बन, लीड या टिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। सुनिएगा, स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आयरन, एक होता है क्रोमियम। ठीक है। आयरन आयरन तो मेन प्राइमरी जो प्राइमरी जो मटेरियल है वो है आयरन। उसके बाद क्रोमियम जो मिलाया जाता है इसको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। स्टेनलेस मतलब क्या होता है? जिसमें जंग नहीं पकड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि किसकी वजह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं पकड़ता है, तो ये हो जाएगा क्रोमियम की वजह से। ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रोमियम की वजह से क्या होता है? कोरोसन रेजिस्टेंस, यानी कि जंग नहीं पकड़ेगा उसमें क्रोमियम की वजह से। आयरन तो मेन प्राइमरी ये हो गया, एलिमेंट हो गया। उसके बाद निकिल ऐड किया जाता है टफनेस और डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। निकिल ऐड किया जाता है टफनेस और डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? हार्डनेस बढ़ाने के लिए कौन सा मिलाते हैं? तो ये हो जाएगा कार्बन, जो कि हार्डनेस बढ़ाता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फूड का ट्रांसपोर्ट करने में, प्लांट में, और अदर सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्ट करता है? ठीक है, जाइलम है, फ्लोएम है, क्लोरोप्लास्ट है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फूड जो बनता है पत्तियों, प्लांट के लीव्स में बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट तो करना है, तो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम, टिश्यू के थ्रू होता है। फ्लोएम क्या है? टिश्यू है। ठीक है। और बात करें कि जाइलम क्या करता है फिर? जाइलम, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पानी डालते हैं प्लांट में वो जड़ पे डालते हैं, रूट पे डालते हैं, तो उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। यानी कि वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस या सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके वाटर को सेपरेट करता है क्लोथ से। ठीक है, फोर्स टू सेपरेट क्लोथ्स फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग स्पिन साइकिल। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। तो इसको भी बहुत बार पूछा गया है कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन में किस तरह का फोर्स एक्ट करता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Which of the following is the correct description of the term sex ratio is as used in the context of the census of population? Number of males per thousand females, number of females per thousand males, number of females per 100 males, number of females in a sample of 1000 male। ठीक है, तो सेक्स रेशियो के टर्म में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही बोला जा रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डिफाइन कर रहा है कि सेक्स रेशियो जो हम लोग सेंसस में बोलते हैं कि सेक्स रेशियो जो है वो क्या चीज़ को बतलाता है? ठीक है, कर लिया होगा आपने आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब 1000 मेल के लिए कितनी औरतें अवेलेबल हैं, कितनी औरतें हैं एक्चुअल में। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है, कंपेयर द फीमेल पॉपुलेशन टू द मेल पॉपुलेशन, है ना।
बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड देन मल्टीप्लाइंग 1000। सिंपल सा कहे तो 1000 मेल पे कितनी गर्ल्स या फीमेल्स जो है वो अवेलेबल हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट पोखरान, सूरतगढ़, रावतभटा, चित्तौड़गढ़। बोला गया कि एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि राजस्थान में है, इनमें से कौन सा है, कौन से जगह पे है? पोखरान पे है, सूरतगढ़ पे है, रावतभटा पे है या चित्तौड़गढ़ पे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावतभटा। ठीक है, रावतभटा पे एटॉमिक पावर स्टेशन है हमारा। तो हम लोग के पास अभी करेंटली वर्किंग में 7 जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, कौन कौन से? तो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 1400, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तारापुर का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, 1400 मेगावाट है। उसके बाद बात करें रावतभटा जो कि राजस्थान में है, इसका 1180 कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करें कुंडकुलम, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कैगा जो पावर प्लांट है या पावर स्टेशन है वो है कर्नाटक में। काकड़ा काकड़ापड़ जो है ये है गुजरात में। और कलपक्कम ये है तमिलनाडु में। नारोड़ा जो है वो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको ये पूरा याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए। नारोड़ा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, काकड़ापार है गुजरात में, कैगा है कर्नाटक में, कंडकुलम है तमिलनाडु में, रावतभटा है राजस्थान में और तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको याद आया, बताइएगा कि सबसे जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना था वो इनमें से कौन सा है? सबसे पहला पावर स्टेशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द साहित्य अकादमी अवार्ड आर गिवन टू द बेस्ट राइटिंग इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस? 12, 20, 15 या 24? ठीक है, बोला गया कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है वो राइटिंग के लिए दिया जाता है, तो कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है? 12, 20, 15, 24? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 कौन कौन से लैंग्वेजेस है जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है? तो सबसे पहले तो 22 लैंग्वेज जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में है वो, उसके बाद इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेजेस में भी दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18? इनमें से कौन से में आता है राइट टू प्रिवेसी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में ये कहला गया है कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो गारंटी देता है कि हम लोग का लाइफ के जो राइट्स हैं उसको और पर्सनल लिबर्टी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता था, विच आर्टिकल अंडर विच आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी कम्स? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां वाज? थॉमस रो, विलियम हॉकिन, इब्न बतूता या मुनक्की? इनमें से कौन से फॉरेन ट्रेवलर थे जो कि शाहजहां के टाइम पे शाहजहां के दरबार में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुनक्की। ठीक है, मुनक्की जो आए थे वो शाहजहां के दरबार में आए थे। बाकी बात करें थॉमस रो की तो ये जहांगीर के टाइम पे यानी कि 1615 में आए थे। विलियम हॉकिन की बात करें तो ये 1608 यानी कि थॉमस रो से पहले ही जो है विलियम हॉकिन आए थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। और इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे 1334 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग? फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब या ओसिपिटल लोब?
तो बोला गया कि हियरिंग, ह्यूमन ब्रेन का जो है कुछ पार्ट है, मैंने पार्ट वाइज उसको बांटा गया है। तो हियरिंग से रिलेटेड कौन सा लोब है? ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन को ना 4 लोब में बांटा गया है। एक होता है फ्रंटल लोब, जो कि हम लोग को थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर और मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको फ्रंटल लोब। उसके बाद पेरिटल लोब क्या होता है? लैंग्वेज एंड टच में। ठीक है, टेम्पोरल लोब क्या होता है? जो कि हम लोग को हियरिंग में, लर्निंग में और फीलिंग्स में हेल्प करता है, और ये कान के आसपास होता है। ठीक है, कान के आसपास होता है। और ओसिपिटल जो है लोब है, ये साइट यानी कि देखने में हेल्प करता है हमारी। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो ब्रेन को तो मैसेज पहुंचना चाहिए, तो वो ब्रेन को कौन से पार्ट में मैसेज पहुंचता है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हियरिंग से रिलेटेड कौन सा है? वो हो जाएगा टेम्पोरल लोब। बाकी ये सब भी आपको याद रखना है। ओसिपिटल जो है वो साइट से रिलेटेड है, यानी देखने से रिलेटेड है। पेरिटल जो है लोब है, वो लैंग्वेज एंड टच से रिलेटेड है। फ्रंटल लोब थिंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब। तो बाकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फ्रंटल लोब प्लानिंग से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, पेरिटल लॉब जो है वो टच से रिलेटेड है, स्पेशल अवेयरनेस से रिलेटेड है। ऑक्यूपिटल जो है ये विजुअल प्रोसेस यानी कि आई से रिलेटेड है। ठीक है, देखने से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोलेबल इन वाटर? इनमें से कौन सा है जो कि सोलेबल नहीं है वाटर में? लीड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो सुनिएगा कि इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं ये वाटर में सोलेबल है, एक को छोड़ करके, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या वो लीड सोलेबल है जो कि वाटर में सोलेबल नहीं है, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो याद रखना है कि वाटर में सिर्फ एक ही सल्फेट सोलेबल नहीं होता है, वो होता है लीड सल्फेट। ठीक है, बाकी जितने भी होते हैं वो वाटर में सोलेबल होते हैं। अच्छा, क्यों नहीं होते हैं वो भी समझिएगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं और डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, activated charcoal is used to remove color mattering from pure substance by bleaching, oxidation, absorption या reduction। ठीक है, तो बोला गया कि एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ जो करते हैं हम लोग कलरिंग मैटर को हटाने के लिए, प्योर सब्सटेंस से कलरिंग मैटर को हटाने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्जॉर्प्शन। तो सुनिए होंगे कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो क्या करता है, अपने अंदर जितना भी, जिसको भी हटाना है उसको क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल के पास पोरस स्ट्रक्चर होता है। पोरस मतलब छोटा छोटा छेद टाइप का, है ना, होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसका सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से विच अलाउ इट टू अट्रैक्ट एंड होल्ड मोलिक्यूल्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑन इट सरफेस। जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो मोलिक्यूल्स है उसको अट्रैक्ट करता है और अपने अंदर इम्प्योरिटीज़ को होल्ड कर लेता है अपने सरफेस पे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। कौन से प्रोसेस के द्वारा? एड्जॉर्प्शन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला? प्लूटोनियम, जिंक, थोरियम या रेडियम? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि एक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, एलिमेंट है, वो क्या है, केरला के कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होता है। इनमें से कौन सा पाया जाता है केरला के कोस्ट में? ठीक है, प्लूटोनियम है, जिंक है, थोरियम है या रेडियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। तो केरला के कोस्ट में जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, वो है थोरियम, जिसकी वजह से वहाँ का जो रेडियो एक्टिव रीजन है, रेडियो एक्टिविटी है, वो बढ़ जाता है ना। इन मैमल्स द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स या लिवर? मैमल्स में जो एक्सक्रीशन का रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो हर कोई जो यहाँ पे है वो क्या करता है, एक्सक्रीशन का ही काम कर रहा है। जैसे किडनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीशन कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फीसिस को एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से किडनी है जो ब्लड को वगैरह को फिल्टर कर रहा है। ठीक है,
तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है किडनी का। ठीक है, किडनी क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है। ठीक है, और भी वेस्ट मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में है उनको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। ठीक है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया कर रहा है। द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एम एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ इजी क्रेडिट फॉर टू बिग फार्मर्स, कॉर्पोरेटिव फार्मर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ या ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था उसमें क्या एम था, किस चीज़ को एग्रीकल्चर आउटपुट को जो इंक्रीज करना था वो किस तरीके से करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये गलत है कि सिर्फ बड़े वाले फार्मर को ही अवेलेबिलिटी दे रहे थे, ऐसा नहीं है, बल्कि सब पे ध्यान रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है कि लार्ज फार्मर्स को ही सिर्फ बेनिफिट नहीं दिलवा रहे थे, बल्कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, या बेनिफिट या जिस तरह से हो सकता था हेल्प करते थे। ठीक है, इंश्योरिंग इक्विटेबिलिटी डेवलपमेंट अक्रॉस रूरल एरियाज। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग causes rainfall during winters in north western part of India? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक डिप्रेशन, साउथ वेस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। तो बोला गया कि इनमें से कौन से के कारण जो रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठंडे के टाइम पे बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो पंजाब वगैरह में है ना बारिश वगैरह होती है ठंडे के दिनों में, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ये होता क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको जानते हैं। तो मेडिटेरियन सी से हवाएं चलने लगती है। ठीक है, जो अपने साथ क्या लाती है, जो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती है। ठीक है, और जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है उस पे उसमें उसमें क्या करवाती है, बारिश करवाती है। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो याद रखना ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मेडिटेरियन सी से होता है, जो कि अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, और बारिश करवाती है ठंडे के दिनों में। द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस बाय द पुर्तगीज लीडर। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि पुर्तगीज लीडर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डे अल्बराक, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस मार्टिन। ये किन के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या, देखिए एक्चुअली ब्लू वाटर पॉलिसी था जो ये है क्या बोलते हैं, जो समुंदर है उस पर कब्जा करना था। ठीक है, और जितने भी आने जाने वाले ट्रेड जो करते हैं उससे क्या करना था, पैसा वसूलना था, तो पुर्तगीज़ को। ठीक है, तो इनके जो पहले लीडर थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे इन पुर्तगीज़ के, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ इंडिया, इन्होंने ये पॉलिसी लगाया था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ये पॉलिसीज लगाया था ताकि नेवी वगैरह पे कंट्रोल पाया जाए, सी लायंस पे कंट्रोल पाया जाए। ठीक है, ताकि ट्रेड वगैरह में उनको मोनोपोली मिले। ठीक है, विच वाज द एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या सुरकोटोडा। इनमें से कौन सा है जो कि एंशियंट पोर्ट है इंडियन सिविलाइजेशन का, तो ये हो जाएगा लोथल। लोथल जो हुआ करता था वो पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, लोथल जो कि है कहाँ पे, गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हड़प्पा की बात करें जो अभी पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब पार्ट है उसमें है। उसके बाद धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, फिर से इंडिया में, और सुरकोटोडा जो है ये भी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह से। ठीक है, तो जब तक जानिएगा नहीं इसको अरेंज नहीं कर पाइएगा। कम्युनल अवार्ड जो है जैसे हुआ था
ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, गांधी अरविंद पैक्ट कब हुआ था, तो ये सारा चीज़ जानने की ज़रूरत है, ईयर पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे। ठीक है। तो बात करें हम लोग के कब कब हुआ था, तो सबसे पहले तो साइमन कमीशन हुआ था 27-28 में। ठीक है। साइमन कमीशन जो आया था 27-28 में। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 31 में, 30 में, है ना। उसके बाद 31 में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुआ था। ठीक है। पहला कॉन्फ्रेंस टेबल जो था वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। उसके बाद बात करें, यहाँ बोले आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था 31 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था। ठीक है। कॉमनवेल्थ अवार्ड है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी साइमन कमीशन आया था 27-28 में। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 30 में। उसके बाद 31 में जो है गांधी अरविंद पैक्ट आया था। उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था, अवार्ड आया था 1932 में। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम पुर्तगीज इन 1948, 1961, 1965, 1960। तो हम लोग जानते हैं कि गोवा पे जो है पहले पुर्तगीज़ का कब्ज़ा हुआ करता था। तो इंडिया को कब गोवा मिला, ठीक है, पुर्तगीज़ ने छोड़ दिया या पुर्तगीज़ से हम लोगों ने ले लिया, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, तो ये कब मिला था हम लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है। 1961 में हम लोग को जो इंडिया का पार्ट हो गया गोवा, और बट ऑफिशियली की बात करें तो 1962 में आया था। ठीक है। उसी तरह से बाकी जो और जो स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात है, गुजरात कब हुआ था तो 1960 में, मणिपुर 1972 में। सिक्किम के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि सिक्किम इंडिया का पार्ट कब हुआ था, तो 1975 में। ठीक है। One astronomical unit is the average distance between Earth and Sun, Earth and Moon, Jupiter and Sun, Pluto and the Sun. तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये किस किस के बीच में डिस्टेंस है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये डिस्टेंस बतलाता है, एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन का। ठीक है। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें मीटर की बात करें तो 10⁻11 मीटर आ जाता है। Among the following, which planet takes maximum time for one revolution around the sun? अर्थ, मार्स, जुपिटर या वेनस? इनमें से कौन से ऐसे प्लैनेट है जिसको वन रेवोल्यूशन करने में सन के अराउंड में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है? ठीक है। तो इसको ऐसे समझिएगा, पहले आंसर कर लीजिए खुद से, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इसको ऐसे समझिएगा, सन के जो जितना क्लोज है उतना उसको रेवोल्यूशन करने में उतना कम टाइम लगेगा, जो सबसे ज़्यादा जो दूर है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अर्थ पास में है, मार्स पास में है, वेनस पास में है, जुपिटर जो है वो सबसे दूर है। इनमें से की बात करें तो जुपिटर सबसे दूर है। ठीक है। तो इसका आंसर है जुपिटर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि इन ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, अगर सारे प्लैनेट का नाम दिया हुआ रहता कि सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता, तो जो सबसे ज़्यादा दूर है सन से उसको ज़्यादा टाइम लगता। जैसे बात करें सन हम लोग का अर्थ को कितना दिन लगता है, तो रेवोल्यूशन करने में 365 दिन, वेनस को 225, जो जितना करीब है, जैसे मरकरी को 28 दिन में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद बात करें मार्स की तो 687 दिन में। जुपिटर की बात करें, देखिए जैसे जैसे हम दूर जाते हैं आ रहे हैं वो टाइम बढ़ते जा रहा है। जुपिटर की बात करें तो 12 ईयर्स, सैटर्न की बात करें तो 30 ईयर्स, उसके बाद यूरेनस की बात करें 84, जो कि लास्ट में नेपच्यून है 165 ईयर्स में ये कंप्लीट करता है। ठीक है, रेवोल्यूशन को। तो अगर ऑप्शन में नेपच्यून होता तो नेपच्यून ही मारते, बट ऑप्शन में नेपच्यून नहीं है क्योंकि और बाकी जुपिटर ही तक ही दिया गया है, तो इसका आंसर जुपिटर हो जाएगा। ठीक है। तो हमको याद रखना पहले तो सीक्वेंस के कौन सबसे पहले कौन उसके बाद, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आता है। ठीक। तो जैसे बात करें सबसे पहले मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, अर्थ जो कि चौथा प्लैनेट थर्ड प्लैनेट है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है। तो इस सीक्वेंस में याद रखना तभी आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुपिटर, क्योंकि ऑप्शन में नेपच्यून नहीं था इसलिए जुपिटर मार रहे हैं हम लोग।
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल या बेसिक। तो बोला गया कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या बेसिक होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या किस तरह का नेचर बनाएगा वो, तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का। ठीक है, याद रखना है मेटल, अगर मेटल की बात करें, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो बनाएगा बेसिक नेचर। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो जिसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये न्यूट्रल है। बाकी हम लोगों ने क्या बताया कि नॉन मेटल जो होता है वो, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी नॉन मेटल है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी नॉन मेटल है, ये न्यूट्रल होते हैं। याद रखना ये एक्सेप्शन है। इफ़ यू गो टू ट्यूटिकोरिन, प्रदीप, कंडला एंड मंगलोर, यू वॉन्ट हैव टू गो थ्रू तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात एंड केरला। ठीक है, आपको अगर ट्यूटिकोरिन जाना है, प्रदीप जाना है, कंडला जाना है, मंगलोर जाना है, तो आपको इनमें से कौन से जगह पे नहीं जाना होगा, कौन से स्टेट में नहीं जाना होगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, केरला। ठीक है, तो जैसे बात करें ट्यूटिकोरिन की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, प्रदीप जो है उड़ीसा में है, कैंडला जो है ये गुजरात में है, मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका में है। तो केरला तो हमको जाना ही नहीं पड़ रहा है, केरला तो, केरला का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं, मैंने केरला के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि केरला जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। तो याद रखना है ट्यूटिकोरिन जो है तमिलनाडु में है, प्रदीप उड़ीसा में है, कैंडला गुजरात में है, मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में। ठीक है, तो ये तीन तो स्टेट जाना पड़ेगा हमको, लेकिन यहाँ पे मैंगलोर के लिए हमको केरला नहीं बल्कि कर्नाटका जाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, the development of child inside the mother's baby, attachment of zygote to the lining of the uterus, nutrition from mother's blood through placenta, developing an embryo and its nutrition. तो इम्प्लांटेशन का मतलब जो होता है वो होता है अटैचमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का जो अटैचमेंट होता है यूट्रस के लाइनिंग में, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। ठीक है, द टाइप ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या एलुवियल सॉइल। बोला गया कि इनमें से कौन सा सॉइल है जो कि लार्ज एरिया कवर करता है नॉर्दर्न प्लेन का। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि नॉर्दर्न जो रीजन है उसमें गंगा रिवर पड़ता है, तो गंगा रिवर के आसपास कौन सा सॉइल मिलेगा हम लोग को, वो हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल कैसे आता है, ऊपर से जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ से बह करके आता है, अपने साथ सेडिमेंट्स, जब रिवर बहती है तो अपने पास बहुत सारा सेडिमेंट्स वगैरह लेकर के आता है, वहीं से बनता है क्या, कौन सा सॉइल, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कौन सा सॉइल हो जाता है, ये हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ये देखिए ये है एलुवियल सॉइल, ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो ये पूरा एलुवियल सॉइल है। ठीक है, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल यहाँ पे है। ठीक है, जैसे आपका कुछ वेस्ट बंगाल का पार्ट होगा, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, रेड सॉइल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सॉइल जो है, ये जो है हमारा डेक्कन प्लेटू जो है, यहाँ पे हम लोग को ब्लैक सॉइल मिलेगा, यानी महाराष्ट्र है, थोड़ा बहुत आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, कर्नाटका का कुछ पार्ट है। ठीक, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को ब्लैक सॉइल। माउंटेन और फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल मिलेगा हम लोग का जो नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, हिमालयन रीजन है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि एलुवियल सॉइल में किस चीज़ का, किस आर रिच इन, एलुवियल सॉइल आर रिच इन, तो याद रखना है पोटैश एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का लेकिन कमी होता है, याद रखना है एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन का कमी होता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा है जो कि सेमीकंडक्टर? फास्फोरस, वुड, सिलिकॉन, ग्लास। देखिए, कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू क्या कर सकता है, करंट या हीट पास कर सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और जिसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि करंट पास तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, या जोर जबरदस्ती करंट पास होगा, उस तरह को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो इनमें से कौन सा है जो कि सेमीकंडक्टर होता है? तो फॉस्फोरस नहीं होता है, वुड भी नहीं होता है, ग्लास भी नहीं होता है, ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। Which of the following is the most fundamental difference between Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism? Casteless society, worship of stupa, worship of god and goddess, emphasis of on ahimsa। इनमें से कौन सा डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है? कर लिया होगा आपने, सुनिएगा। बुद्धिज्म जो है आगे चल करके मतलब गौतम बुद्ध जी के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना और हिनायाना। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या थे ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस था समझिएगा कि महायाना जो बुद्धिज्म थे वो लोग वो जो था वो बुद्धा जी की पूजा भी करते थे, ठीक है, और बुद्धा जी की बातों को भी मानते थे और उनको भी मानते थे जो और इनलाइटनमेंट हुए थे, जिनको और इनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है, जो किसी और को भी हेल्प करते थे या किसी तरह का बुद्धा जी की बातों को कोई सरमन वगैरह करते थे, ठीक है, उनको गॉडेज मानते थे वो लोग, ठीक है, बुद्धा जी को मानते थे और उनसे रिलेटेड जितने भी थे उनको भी मानते थे, ठीक है, जो उनके पाथ को फॉलो करते थे। उसके बाद बात करें, लेकिन हिनायाना की बात ये थी कि हिनायाना अपने आप पे ज़्यादा एफर्ट देते थे और मेडिटेशन पे बात करते थे, ठीक है, वो किसी को भी अपने गॉड नहीं मानते थे, ठीक है, वो बुद्धा को गॉड नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि बुद्धा जी जो हैं वो एक टीचर हैं और एक रोल मॉडल है, ठीक है। तो हिनायाना और महायाना इन दोनों में ये डिफरेंस था। तो महायाना जो थे गौतम बुद्धा को गॉड मानते थे, हिनायाना नहीं मानते थे, उनको मानते थे कि वो रोल मॉडल है, टीचर है, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंसेस है उनमें। विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज़ बीन प्रोविजनली नेम्ड सीबोरग्लम बाय अमेरिकन रिसर्च इन ऑनर ऑफ नोबल लिटरेट गैलन टी सीबोर्ग। तो ये बोला गया है कि एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुछ नेचुरल एलिमेंट है, कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है वो सीबोरग्लम जो है ये नाम रखा गया था अमेरिकन रिसर्चर जो थे गैलन टी सीबोर्ग के नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो सीबोरग्लम जो है वो कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट 97, 90, 106, एलिमेंट 90 या 103? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल यानी कि एलिमेंट 106। तो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है 106 वो है सीबोरग्लम। अब इसको मैच करना है, एक तरफ इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, एक तरफ हेडक्वार्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो कहाँ पे है? कॉटन रिसर्च कहाँ पे है? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे? यहाँ पे है एरिड हॉर्टिकल्चर और यहाँ पे है हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो याद रखना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है ये बीकानेर में है, कॉटन रिसर्च जो है नागपुर में, रिसर्च इंस्टीट्यूट राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है और हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये बेंगलोर में है, ठीक है। तो सिंपल सा पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिकली ड्राई आइस इज ए, ड्राई आइस क्या होता है? आइस फॉर्म्ड फ्रॉम प्योर डिस्टिल्ड वाटर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, आइस केप्ट एट सब जीरो टेम्परेचर्स। तो ड्राई आइस क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही होता है आपका ड्राई आइस, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन RBC, एवरेज लाइफ जो होता है ह्यूमन
ह्यूमन का जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 3 से 4 दिन, 120 दिन, 12 दिन, या नेवर डाई। क्या आरबीसी कभी नहीं मरता है? तो इसका याद रखना है कि आरबीसी जो होता है हमारे बॉडी में, जो आरबीसी होते हैं जैसे प्लेटलेट होते हैं, आरबीसी होते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है। वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 दिन का लाइफ स्पेन होता है। तो ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, तो 13 से 20 दिन। और आरबीसी की बात करें तो ये हो जाएगा 120 दिन। रेड लाइट आर यूज इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर स्टॉपिंग द ट्रैफिक बिकॉज it is visible even the long sight people. It even eye is more sensitive to red light. It is less scatter and hence can be easily noticed from long distance. It is very pleasant to the eye. बोला गया कि ट्रैफिक लाइट में देखिएगा रेड सिग्नल का या रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट का यूज़ क्यों किया जाता है? ठीक है, ये देखने में अच्छा होता है, ये बहुत दूर तक जाता है इसलिए, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसलिए, या लेस स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोग जो रेड लाइट यूज़ करते हैं सिग्नल्स पे, वो एक्चुअली क्या होता है, लेस स्कैटर्ड होता है। लेस स्कैटर्ड मतलब ज़्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा फैलेगा नहीं तो ज़्यादा दूर तक दिखेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं लेज़र लाइट की, तो लेज़र लाइट बहुत दूर तक दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्कैटर करेगा, कौन सा लाइट कम स्कैटर करेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वेवलेंथ पे ही डिसाइड होता है कि कौन ज़्यादा स्कैटर करेगा, कौन कम स्कैटर करेगा। जैसे कि वेवलेंथ की बात करें, हम लोग वी की ओर पढ़े हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो सबसे ज़्यादा जिसका वेवलेंथ है वो कम स्कैटर्ड होगा। अगर कम स्कैटर्ड होगा तो ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। ठीक है, याद रखना है। अगर यहीं पे पूछता फ्रीक्वेंसी की बात, तो वेवलेंथ का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए रेड दिया जाता है सिग्नल्स पे, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा और ये लीस्ट स्कैटर होगा, जिसकी वजह से आसानी से बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं उसी तरह से है। कुकिंग गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ, कुकिंग गैस जो होता है ये मिक्सचर किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मीथेन एंड इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है? ठीक है, तो कुकिंग गैस जो है ये मिक्सचर है ब्यूटेन और प्रोपेन का। कुकिंग गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, ये क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। बात करें और भी पूछा जाता है, जैसे सीएनजी जो है वो किस किस गैस से बना होता है? तो ये ज़्यादा जो जो होता है मीथेन का बना होता है। एलपीजी की बात कर चुके हैं हम लोग, एलपीजी जो हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे कुकिंग गैस बोलते हैं ना, ये इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। उसके बाद नेचुरल गैस लिक्विड जो होता है, इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अदर भी होते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज एज सेफ्रॉन? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, स्टाइल और एंड स्टिग्मा। इनमें से प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिससे सेफ्रॉन मिलता है हम लोग को? ठीक है, सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन है, या स्टाइल और स्टिग्मा है? ध्यान से सुनिएगा। तो एक्चुअली ये प्लांट का पार्ट नहीं है, ये फ्लावर का पार्ट है। ठीक है, तो फ्लावर का कौन सा पार्ट से जिस सेफ्रॉन मिलता है? तो हम लोग जानते हैं प्लांट फ्लावर का जो है सेपल्स भी पार्ट होता है, पेटल्स भी होता है, स्टेमन भी होता है, स्टाइल और स्टिग्मा भी होता है। ठीक है, तो हम लोग को जो सेफ्रॉन मिलता है वो स्टाइल और स्टिग्मा से मिलता है। तो ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये देखिए स्टेमन, ठीक है, ये तो रहा स्टेमन। ठीक है, स्टिग्मा जो है ये वाला जो रेड कलर में दिख रहा है, ये आपका स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा और स्टाइल से ही मिलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर का जो है, फ्लावर में जो है वो कुछ कुछ पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टिग्मा और स्टाइल फीमेल का पार्ट है, और यहीं से हम लोग को क्या मिलता है? सेफ्रॉन मिलता है। CPU परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन, CPU का जो परफॉर्मेंस है उसको, जैसे कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसका जो CPU जो होता है वो उसका परफॉर्मेंस किस में मेज़र किया जाता है?
ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर जीबी में, गीगाबाइट, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मेगाहर्ट्ज में, या बॉड रेट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू का परफॉर्मेंस अगर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एमपीएस में, एमआईपीएस में होगा। इसका आंसर सिर्फ थर्ड नंबर होगा, सेकंड नंबर नहीं होगा, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है ये परफॉर्मेंस को बतलाता है, जबकि मेगाहर्ट्ज जो है ये स्पीड को बतलाता है। सीपीयू का स्पीड कितना है वो मेगाहर्ट्ज बताएगा, ठीक है। और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये परफॉर्मेंस को बतलाता है। तो इसका आंसर थर्ड नंबर होगा सीपीयू का ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सा है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनल सरफेस कैन गेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट under free fall is an example of uniform acceleration. An object moving with constant speed is an example of uniform acceleration. Motion of a spring is an example of uniform acceleration. इनमें से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझते पहले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी हम लोग को या स्पीड जो है हम लोग को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे स्पीड कांस्टेंट आएगा। जहाँ जहाँ स्पीड कांस्टेंट आएगा उसको हटा देंगे, बाकी जहाँ बन गया स्पीड के वेरी कर रहा है वहीं पे हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रिक्शनल, पहला ऑप्शन की बात करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल सरफेस में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो क्या करता है, स्पीड चेंज नहीं होता है। जब स्पीड चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में बोला है कांस्टेंट स्पीड। देखिए कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड जहाँ पे हुआ वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमको स्पीड जो है वो वेरी कराना चाहिए। मोशन ऑफ ए स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्प्रिंग जो मूव करता है वो भी क्या कैसे मूव करता है, वो भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा। लेकिन जो कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं हम कहीं से हाइट से, किसी हाइट से फ्री फॉल जो जब होता है उसका, तो वही हो जाता है, उसका स्पीड जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्पीड वेरी करना का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस थे ने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 19वां सेट भी हम लोग का ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 20 में, जीके का पार्ट 20 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।